हम डिस्कस करेंगे रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन क्या होती है कि किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन के कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें ताकि उनकी इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सके। बेसिकली हम आज सार्क को डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि रीजनलिज्म स्टार्ट कैसे हुई। 16 से 18 सेंचुरी के दरमियान में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि स्टेट्स एक दूसरे के साथ जो है वो अपनी ट्रेड मार्केट को बढ़ाएं, ट्रेड मार्केट्स दूसरे कंट्रीज़ में पेनिट्रेट करें ताकि डेवलपमेंट हो सके। 16 से 18 सेंचुरी के दरमियान सिर्फ नेशनलिज्म प्रोमिनेंट थी, यानी कि रीजनलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था एज सच। फिर एट द एंड ऑफ 18 सेंचुरी लेजिस फेयर का कॉन्सेप्ट आया। लेजिस फेयर का मतलब होता है लेट डू। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था कि जो किसी भी स्टेट की ट्रेड मार्केट है उसमें स्टेट इंटरफेयर ना करे, यानी नेशनलिज्म का प्रोमिनेंट ना करे, बल्कि ट्रेड मार्केट को ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने जो बिज़नेस है उसको पेनिट्रेट कर सके दूसरी स्टेट्स के में ताकि डेवलपमेंट हो सके। फिर 20th सेंचुरी में हमें पता है वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। उस टाइम पे भी नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा पीक पे थी, प्रोमिनेंट थी। लेकिन बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 ने बर्थ दिया बेसिक रीजनलिज्म के कॉन्सेप्ट को। फिर सबसे पहले जो रीजनल कोऑपरेशन स्टार्ट हुई थी वो 1948 में हुई थी, जब इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनी। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, यानी कि उस टाइम पे ये था कि सिर्फ जो है वो कोल और स्टील के हद तक जो है वो स्टेट्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकती हैं। फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी। फिर maastricht ट्रीटी आई 1993 में। इसी तरह फिर डिफरेंट जो स्टेट्स थी उन्होंने एक दूसरे के साथ रीजनल कोऑपरेशन स्टार्ट कर दी। नाफ्टा बनी 1988 में। फिर कॉमकॉन बनी, एजियान बनी। नाउ जो हमारा आज का बेसिक टॉपिक है वो है सार्क। सार्क का मतलब क्या है? बेसिकली इसकी एब्रीविएशन ये किसकी है? तो ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बेसिकली इसके 8 मेंबर स्टेट्स हैं और इनको याद रखने के लिए MBBS पेन्स का निमोनिक याद रखने, जैसे M से मालदीव्स, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, I से इंडिया एंड N से नेपाल। ये बेसिकली मैप पे लोकेट किया हुआ है कि ये जो 8 स्टेट्स हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव, इन स्टेट्स के दरमियान में बेसिकली जो है वो सार्क जो रीजनल कोऑपरेशन है, एक सार्क इन 8 स्टेट्स के दरमियान में है। अब हम देख लेते हैं कि सार्क बनी कैसे, कौन इसका फाउंडर था। बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश ज़ियाउर रहमान जो है वो फाउंडर था, यानी उसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो हमारी साउथ एशियन स्टेट्स हैं इनके दरमियान में रीजनल कोऑपरेशन होनी चाहिए। और सार्क कब बेसिकली बनी? तो इट वाज फाउंडेड इन ढाका कॉन्फ्रेंस इन बांग्लादेश ऑन 8 दिसंबर 1985 और इसके हेडक्वार्टर्स नेपाल में है, काठमांडू में। फिर ये बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, यानी क्यों सार्क बनी? ये तो क्वेश्चन आता है ना कि क्यों बनी। तो क्योंकि उस टाइम पे हमने देख लिया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो रीजनलिज्म स्टार्ट हो गई थी। तो जब रीजनलिज्म स्टार्ट हुई तो फिर साउथ एशियन स्टेट्स ने भी सोचा कि अब हमें भी जो है वो एक रीजनल कोऑपरेशन बना लेनी चाहिए, ताकि क्योंकि ये जो स्टेट्स थी ये इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन नहीं थी, एक्सक्लूडिंग इंडिया। इंडिया जो है इनमें से थोड़ा इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन स्टेट थी, बाकी जो स्टेट्स थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी इकोनॉमिकली। तो उन्होंने सोचा कि हम जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एज अ होल एक दूसरे के साथ मिल के अपनी जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो यही इसके बेसिकली 2 रीजंस थे, दैट एवरीवेयर ऑफ द वर्ल्ड वाज गेटिंग देयर ओन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे नेफ्टा, कॉमकॉन, एजियान, फिर SCO, ECO, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, यूरोपियन यूनियन। इसी तरह जब फिर साउथ एशियन स्टेट्स ने सोचा कि हमें भी जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना लेनी चाहिए, तो सार्क बन गई।
अच्छा, अब जो ऑब्जर्वर स्टेट्स थी उनमें आ जाता है चाइना, ईरान, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह। सार्क का बेसिकली चार्टर क्या था? It affirms the desire of South Asian states to promote peace, stability and progress in the region. ये बेसिक चार्टर था सार्क का। ऑब्जेक्टिव्स जो थे सार्क के, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, पहला तो ये था कि टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, यानी एज अ होल इस पूरे खित्ते के लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। फिर एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, ज़ाहिर है क्योंकि ये स्टेट्स इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। फिर है सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस थ्रू म्यूचुअल कोलैबोरेशन एंड असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। यानी ये सारी स्टेट्स मिल के म्यूचुअली एक दूसरे को स्ट्रेंथन करें, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, टेक्निकली, साइंटिफिकली। अब जो आर्टिकल 10 है चार्टर का, वो ये कहता है कि डिसीजंस एट ऑल लेवल्स शैल बी टेकन ऑन द बेस ऑफ यूनामिटी और बायलैटरल एंड कंटेंशियस इश्यूज शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेलिब्रेशन। अब ये बेसिकली फ्लॉ बना था। आगे हम डिस्कस करेंगे कि सार की इनफेक्टिवनेस किस में आ जाती है। तो वो भी बेसिकली ये था कि सार के बेसिक चार्टर या आर्टिकल 10 में यही कहा गया था कि जो बायलैटरल इश्यूज़ है ना, उनको डिस्कस नहीं किया जाएगा, यानी कि एज अ होल सार की डेवलपमेंट को देखा जाएगा, लेकिन बायलैटरल इश्यूज़ जैसे पाकिस्तान और इंडिया का इशू है, इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो जब तक पूरी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी दो स्टेट्स आपस में उनके अच्छे रिलेशन नहीं हैं, तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे सक्सेसफुल हो सकती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इनफेक्टिवनेस ऑफ सार्क में आ गए। सबसे पहले यह है कि डिबेट ऑन द अमेंडमेंट ऑफ द चार्टर, यानी कि चार्टर में अमेंडमेंट होनी चाहिए कि जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं वो कहा गया था कि वो डिस्कस नहीं किए जाएंगे, और इंडिया तो इसी फेवर में था कि बायलैटरल इश्यूज डिस्कस ना किए जाएं, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका इसी फेवर में थे कि इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए चार्टर में, ताकि दो कंट्रीज़ के जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करके फिर हम आगे बढ़ सकें, अपनी बाकी गोल्स पे फोकस कर सकें, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस कर सकें। फिर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सेंट्रलिटी, यानी जो इंडिया है वो बेसिकली एक इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन स्टेट था, और इंडिया कभी भी नहीं चाहता था कि एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन तो बन गई, और इस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली क्या था कि एक स्टेट मिल के दूसरी स्टेट्स को फेवर करे, लेकिन इंडिया इस फेवर में नहीं था कि वो दूसरी स्टेट्स को फेवर करे। इंडिया ने अपनी पार्टिसिपेशन और भी बहुत सारी रीजनल जो कॉपरेशन की ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया हुआ था। उसके अलावा एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़ की भी वही बात आ जाती है कि इंडिया जो है वो थोड़ा स्ट्रेंथन स्टेट था, लेकिन इंडिया को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था सार्क में, तो इसी वजह से इंडिया जो है इट इज़ नॉट फोकसिंग अकॉर्डिंगली, बिकॉज इंडिया हैव पेनिट्रेटेड इट्स ट्रेड मार्केट इन द अदर स्टेट्स। यानी इंडिया पहले से इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन था और वो और स्ट्रेंथ गेन करना चाह रहा था, और वो नहीं चाहता था कि वो किसी और स्टेट को इन दी सार्क फेवर करे, इसीलिए तो वो बायलैटरल इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करने के फेवर में नहीं था। उसके अलावा आ जाता है एक्स्ट्रा रीजनल फैक्टर्स एज कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स, यानी जब भी पाकिस्तान जो है वो जैसे थ्रेट फील करता है तो पाकिस्तान सार्क के मेंबर्स से हेल्प क्यों नहीं मांगता। पाकिस्तान इसी तरह कोई और स्टेट है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वो भी इंडिया से हेल्प नहीं मांगते, वो किसी और स्ट्रेंथन स्टेट से मांगते हैं। इस तरह जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान चाइना से फेवर मांगता है। तो ये भी तो एक है ना कि आप अपनी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही, उसके जो मेंबर स्टेट्स हैं। इसके अलावा लैक ऑफ लीडरशिप इंटरेस्ट, जब तक सब स्टेट्स के लीडर्स ही एग्रीड नहीं होंगे, वो इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, वो अपनी पार्टिसिपेशन नहीं शो करेंगे, वो नहीं ये चाहेंगे कि प्रॉपरली इस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाया जाए, साउथ एशिया को हर तरीके से उसकी डेवलपमेंट में हेल्प की जाए, तो फिर
किस तरह जब तक आपके लीडर्स इंटरेस्ट नहीं ले सकते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी काम हो वो कैसे जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। देन यूज़ ऑफ फोर्स एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये भी एक इनफेक्टिवनेस ऑफ सार्क में आ जाता है। नेक्स्ट, किस तरह हम जो है वो सार्क को इफेक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले तो साउथ एशिया की सिक्योरिटी पे डिस्कशन होनी चाहिए, यानी प्रॉपरली स्टेट्स जो है वो पीस मेंटेन करें, जैसे पाकिस्तान और इंडिया ये अपने बायलैटरल इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। एज अ होल साउथ एशिया जैसे अफ़गानिस्तान में टेररिज्म वगैरह है, इस सब को कंट्रोल किया जाए। फिर साउथ एशिया न्यूक्लियर यूज़ डिस्कशन, इस पे भी डिस्कशन होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान और इंडिया सार्क में ये जो है ये न्यूक्लियर रीजनल स्टेट्स हैं, तो इनको चाहिए कि ये मिनिमल यूज़ करें अपनी न्यूक्लियर पावर्स का, ताकि साउथ एशिया में पीस मेंटेन रह सके। हमें पता है कि न्यूक्लियर जब अटैक होता है तो उसके क्या क्या फिर ड्रॉबैक्स आते हैं। देन कन्वेंशनल वेपन्स रिडक्शन, यानी कन्वेंशनल आर्म्स को रिड्यूस किया जाए, इस पे भी डायलॉग होने चाहिए। देन साउथ एशिया की एक पार्लियामेंट बननी चाहिए सार्क के, जिसमें स्टेट्स आ जाएंगे, दूसरी स्टेट्स भी इसमें इंक्लूड हों, और इस स्टेट्स के मेंबर्स जो है वो कौन होने चाहिए, इन्हीं मेंबर्स सार्क के जो मेंबर स्टेट्स के सीनियर पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं या डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं, उनको होना चाहिए। देन मेंबर स्टेट की ट्रेड में बेटरमेंट होनी चाहिए, ट्रेड मार्केट को पेनिट्रेट करना चाहिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए डिस्कशन होनी चाहिए प्रॉपर्ली। देन प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी टू ह्यूमंस, ये तो बेसिक है ना, किसी भी स्टेट का भी बेसिक गोल यही होता है कि अपने जो उनकी ह्यूमन राइट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।